अस्सलाम वालेकुम। प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम का एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जिसको कहा जाता है फाइनल कंट्रोल। किसी भी प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम में एक लो लेवल या एक लो एनर्जी सिग्नल जो कि एनालॉग या डिजिटल फॉर्म में हो सकता है, उसको इस्तेमाल किया जाता है किसी मेजरमेंट इंफॉर्मेशन को कैरी करने के लिए या फिर किसी ऐसी इंफॉर्मेशन को कैरी करने के लिए जो कि किसी प्रोसेस वेरिएबल को कंट्रोल या मैनिपुलेट कर सके। जैसा कि एक 4 to 20 मिली एम्प्स का करंट सिग्नल 1 to 8 लीटर्स पर सेकंड के वाटर फ्लो को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जब ये बात होती है कि किसी प्रोसेस वेरिएबल को मैनिपुलेट किया जा सके यूजिंग दिस लो लेवल या लो एनर्जी सिग्नल, तो उसके लिए एक सिग्नल कंडीशनिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है। जैसा कि हमारी इस एग्जांपल में एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत होगी जो कि 4 to 20 मिली एम्प्स के सिग्नल को ले और उससे एक मोटर या सोलेनॉइड वॉल्व को ऑपरेट करे जो कि अल्टीमेटली 1 to 8 लीटर्स पर सेकंड के वाटर फ्लो को कंट्रोल कर सके। मोटर और सोलेनॉइड वॉल्व जो कि किसी फिजिकल फिनोमेना को कंट्रोल करेगा एक्चुएटर कहलाएगा। तो फाइनल कंट्रोल इस एक्चुएटर के ऑपरेशन को एक्चुअल फिजिकल लेवल में कन्वर्ट करता है। जैसा कि हमारे केस में जो मैकेनिकल वॉल्व लगा हुआ होगा जिसके थ्रू 1 to 8 लीटर्स पर सेकंड का वाटर फ्लो पॉसिबल हो रहा होगा, उस वॉल्व को अगर कपल किया होगा किसी गियर सिस्टम या किसी शाफ्ट के थ्रू मोटर या सोलेनॉइड के साथ, तो उस सूरत हाल में वो मैकेनिकल वॉल्व फाइनल कंट्रोल एलिमेंट कहलाएगा। तो इस फिगर में देखा जा सकता है कि एक लो लेवल इंफॉर्मेशन या कंट्रोल सिग्नल है, उसको सिग्नल कंडीशनिंग के ब्लॉक को प्रोवाइड किया जा रहा है एज एन इनपुट। सिग्नल कंडीशनिंग परफॉर्म होती है, उसके बाद सिग्नल कंडीशनिंग के आउटपुट की मदद से एक्चुएटर्स को रन किया जाता है और एक्चुएटर्स फाइनली रन करते हैं उन फाइनल कंट्रोल एलिमेंट्स को जिनकी मदद से प्रोसेस परफॉर्म हो रहा होता है। तो जब बात होती है सिग्नल कन्वर्जन्स की या सिग्नल कंडीशनिंग की, तो उस सूरत हाल में एक लो लेवल या लो एनर्जी सिग्नल जो कि एनालॉग या डिजिटल फॉर्म में हो सकता है, जिसको मेजरमेंट या मैनिपुलेशन की इंफॉर्मेशन कैरी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे एक यूजफुल या अप्रोप्रिएट फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ जाती है ताकि उससे एक एक्चुएटर को ड्राइव किया जा सके या रन किया जा सके। जैसा कि इस एग्जांपल में अगर डीसी मोटर को रन करने की जरूरत है, ड्राइव करने की जरूरत है, तो उस सूरत हाल में दिए गए 4 से 20 मिली एम्प्स के सिग्नल को 12 से 24 वोल्ट्स के वोल्टेज सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि इस मोटर को सही तरह से चलाया जा सके। तो ऐसी डिवाइसेस जो कि ये सिग्नल कन्वर्जन्स परफॉर्म करती हैं, इनको कहा जाता है ट्रांसड्यूसर्स। तो ऐसे कॉमन सिग्नल्स जो कि इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं कंट्रोल करने के लिए या मैनिपुलेट करने के लिए, उसमें एक तो इलेक्ट्रिक करंट है 4 to 20 मिली एम्प्स, न्यूमेटिक प्रेशर सिग्नल्स होते हैं 3 to 15 psi या डिजिटल सिग्नल्स हो सकते हैं, और इनके अलावा भी बहुत सारे वोल्टेज सिग्नल्स
भी ये काम कर सकते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनसे एनालॉग सिग्नल्स की कन्वर्जन्स की जा सकती हैं, उनमें रिले, एम्पलीफायर्स और इसी तरह से ऐसे कॉमन एलिमेंट्स जिनकी मदद से डिजिटल सिग्नल कन्वर्जन परफॉर्म की जा सकती हैं, उनमें सिंपल ऑन ऑफ कंट्रोलर्स आ जाते हैं और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स, ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स आ जाते हैं। ये एक एग्जांपल है किसी ऐसे सिस्टम की जिसमें लॉजिक 1 या लॉजिक 0 की फॉर्म में एक इंफॉर्मेशन या कंट्रोल सिग्नल मौजूद है। उसके बाद ट्रांजिस्टर की फॉर्म में एक ऐसा सर्किट लगाया गया है जिससे कंडीशनिंग की जा सके, या फिर इस लॉजिक 0-1 के सिग्नल को ऐसी फॉर्म में मैनिपुलेट किया जा सके, ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके जो कि इस लगी हुई रिले को कंट्रोल कर सके। यानी कि फॉर एग्जांपल यहां पर जब लॉजिक लेवल 1 होगा तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ये रिले ऑन हो जाए, और जब यहां पर लॉजिक लेवल 0 होगा तो हम ये अस्यूम करेंगे कि ऑफ हो जाए। तो यहां पर जो रिले है ये एक्चुएटर का काम कर रही है। तो यहां पर एक एग्जांपल है करंट टू प्रेशर कन्वर्टर की, जिसकी मदद से फ्लूइड या गैस का प्रेशर या फ्लो कंट्रोल किया जा रहा है। तो यहां पर एक पाइप सिस्टम लगा हुआ है। इस पाइप के अंदर एयर को एंटर किया जाता है 20 psi के प्रेशर के साथ। ये पाइप आगे जाकर टी की फॉर्म इख्तियार कर जाता है। टी में अगर ऊपर की तरफ देखा जाए तो एक छोटी सी नोजल बनी हुई है, और नीचे की तरफ देखा जाए तो एक डिफरेंट सिस्टम लगा हुआ है, जिसे अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। तो पहले ऊपर की बात कर ली जाए तो इस नोजल के ऊपर एक फ्लैपर रखा हुआ है, एक ढकना रखा हुआ है, जो कि एक पिवट के साथ अटैच्ड है। तो इस पिवट की मदद से ये रोटेट कर सकता है, ऊपर या नीचे की तरफ जा सकता है। तो पिवट उसी तरह से जैसे आप कंसिडर कर लें दरवाजों के कब्जे होते हैं। तो दरवाजा जो है वो घूमकर खुल जाता है, और दरवाजा घूमकर जिस तरह से बंद होता है उसी तरह से ये फ्लैपर की मूवमेंट्स यहां पर पॉसिबल होंगी। तो फ्लैपर को एक मीन पोजीशन के ऊपर होल्ड किया हुआ है, ये दो स्प्रिंग्स इस्तेमाल करके। एक स्प्रिंग ने इसको ऊपर की तरफ होल्ड किया हुआ है, एक स्प्रिंग ने इसको नीचे की तरफ होल्ड किया हुआ है। तो इस लिहाज से ये एक मीन पोजीशन के ऊपर सस्पेंडेड है। फ्लैपर के राइट एंड के ऊपर एक मेटल का पीस अटैच्ड है, और इस मेटल के पीस के बिल्कुल नीचे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट रखा हुआ है, जिसको 4 to 20 मिली एम्प्स के कंट्रोल सिग्नल की मदद से ऑपरेट किया जा रहा है। तो अगर ये करंट की वैल्यू ज्यादा होती है तो उस सूरत हाल में इस कॉइल से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है, जिसकी मदद से फ्लैपर के राइट एंड के ऊपर लगा हुआ मेटल इस फ्लैपर को नीचे की तरफ को खींच के ले आता है। जब ये इसको नीचे की तरफ खींच के ले आता है तो नोजल और फ्लैपर के दरमियान का जो गैप है वो कम हो जाता है। तो लिहाजा उस नोजल में से कम एयर एस्केप होती है और ज्यादा एयर नीचे की तरफ चली जाती है। तो लिहाजा नीचे की तरफ जाने वाली एयर का प्रेशर बढ़ जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि जितना ज्यादा करंट इस कॉइल को प्रोवाइड किया जाएगा उतना ही नीचे की तरफ जाने वाली हवा का प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो इस लिहाज से इस 20 psi के प्रेशर को कंट्रोल किया जा रहा है
using 4 to 20 milliamps करंट सिग्नल, और इस प्रेशर के सिग्नल को कन्वर्ट किया जा रहा है इनटू 3 to 15 psi सिग्नल। तो ये एक लिहाज से सिग्नल कंडीशनिंग परफॉर्म की जा रही है। इस 3 to 15 psi के प्रेशर सिग्नल को इस्तेमाल किया जा रहा है एक प्लंजर को ऑपरेट करने के लिए। ये प्लंजर उसी तरह से है जैसे एक इंजेक्शन देने वाली सिरिंज में लगा हुआ होता है, जिसे आप ऊपर से दबाते हैं, पुश करते हैं तो नीचे से लिक्विड बाहर की तरफ निकलता है। इस प्लंजर के नीचे एक स्प्रिंग लगा हुआ है जो कि इस प्लंजर को मीन पोजीशन के ऊपर होल्ड करके रखता है। अगर इस प्लंजर की तरफ आने वाली हवा का प्रेशर ज्यादा हो जाए तो ये प्लंजर नीचे की तरफ को मूव करेगा और नीचे लगे हुए फ्लो वॉल्व को फ्लो कंट्रोलर की मदद से बंद करने की कोशिश करेगा। तो जितना हवा का प्रेशर ज्यादा होगा उतना प्लंजर नीचे की तरफ होगा और उतना ही ये नीचे बड़े पाइप में से गुजरने वाले पानी या फ्लूइड या गैस का प्रेशर या फ्लो कम होगा। तो लिहाजा जितना 3 to 15 psi प्रेशर वाला सिग्नल कम होगा उतना रिजल्टेंट फ्लूइड या गैस फ्लो कम होगा, और जितना ये प्रेशर सिग्नल कम होगा उतना ही ये फ्लूइड या गैस फ्लो ज्यादा होगा। तो ये वो कर्व है जो कि प्रेशर और गैप के डिस्टेंस के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जितना जितना गैप बढ़ता जाएगा उस हिसाब से जो प्रेशर है नीचे आने वाला 3 to 15 psi का सिग्नल जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो प्रेशर उतना ही कम होगा, और जैसे जैसे गैप का डिस्टेंस बिटवीन नोजल एंड द बढ़ता जाएगा वैसे वैसे नीचे आने वाले एयर सिग्नल का प्रेशर भी बढ़ता जाएगा, जो कि अल्टीमेटली लिक्विड या गैस के फ्लो को कंट्रोल करेगा, कम या ज्यादा करेगा। तो एक मैग्नेटिक एम्पलीफायर है जिसे 5 to 10 वोल्ट्स चाहिए ऑपरेट करने के लिए, जबकि कंट्रोल सिग्नल 4 to 20 मिली एम्प्स की फॉर्म में प्रोवाइडेड है। वो कहा जाता है कि एक ऐसी सिग्नल कन्वर्जन परफॉर्म करें कि ये 4 to 20 मिली एम्प्स का सिग्नल 5 to 10 वोल्ट्स में कन्वर्ट हो जाए। तो ऐसा करने के लिए यहां पर यह किया जा सकता है कि जिस लाइन से हमें 4 to 20 मिली एम्प्स मिल रहे हैं उस लाइन में सीरीज में हम एक 100 ओम्स का रेजिस्टर लगा दें। अब इस 100 ओम्स के रेजिस्टर में से जब 4 मिली एम्प्स पास कर रहे होंगे तो ओम्स लॉ के मुताबिक इसके ऊपर 0.4 वोल्ट्स ड्रॉप हो रहा होगा, और इसी तरह से जब इस 100 ओम्स के रेजिस्टर में से 20 मिली एम्प्स पास कर रहे होंगे तो उस टाइम पर इस पे ओम्स लॉ के मुताबिक 2 वोल्ट्स ड्रॉप हो रहा होगा। तो एक लिहाज से देखा जाए तो अब हमने करंट टू वोल्टेज कन्वर्जन कर ली। सिंपली इस 100 ओम्स के पैरेलल में अगर इस वोल्टेज को हासिल कर लिया जाए तो अब 4 to 20 मिली एम्प्स 0.4 to 2 वोल्ट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, जैसा कि इस सर्किट में देखा जा सकता है। तो ये 0.4 to 2 वोल्ट्स का जो सिग्नल है इसे एक ऑप एम्प के सर्किट को प्रोवाइड किया जा सकता है, जिससे अल्टीमेटली 5 to 10 वोल्ट्स आउटपुट हासिल की जा सकती है। तो यहां पर लोडिंग के इफेक्ट को, लोडिंग के पॉसिबल इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए एक काम यह किया जा सकता है कि ये जो हमने करंट टू वोल्टेज कन्वर्जन की है इसके आउटपुट के ऊपर एक वोल्टेज फॉलोअर लगा दिया जाए, ताकि उसके अंदर एंटर होने वाले सिग्नल को यानी 0.4 to 2 वोल्ट्स को मैक्सिमम रेजिस्टेंस फेस करनी पड़े, और इसी तरह से आउटपुट के ऊपर हमें सेम वोल्टेज का सिग्नल मिल जाए, जबकि आउटपुट रेजिस्टेंस या आउटपुट इंपीडेंस
नेग्लिजिबल हो। उसके बाद 0.4 to 2 वोल्ट्स को 5 to 10 वोल्ट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को यूज करते हुए। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स वाला वर्जन है वो कुछ यूं है कि वी आउट इक्वल्स एम वी इन प्लस वी नॉट। वी नॉट यहां पर एक कांस्टेंट वोल्टेज है, वी इन इनपुट वोल्टेज है जो कि हमारे केस में 0.4 से 2 वोल्ट्स को रिप्रेजेंट कर रही है, और इसी तरह से वी आउट आउटपुट वोल्टेज है जो हमारे केस में 5 to 10 वोल्ट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। अब अगर ये दोनों कंडीशंस इस इक्वेशन में लगाकर दो इक्वेशंस बना ली जाएं तो यहां पर हमारे पास जो दो अननोन्स हैं एम और वी नॉट, इनको हासिल किया जा सकता है और उसके बाद एक इक्वेशन बनाई जा सकती है जिससे फाइनली एक ऑप एम्प का सर्किट बनाया जा सकता है। तो जब इनपुट वोल्टेज इस कंडीशनिंग सर्किट की 0.4 वोल्ट्स हो, उस सूरत हाल में इस सर्किट की आउटपुट वोल्टेज 5 वोल्ट्स होनी चाहिए जैसे कि हमारी रिक्वायरमेंट है, और इसी तरह से जब इस सर्किट की इनपुट वोल्टेज 2 वोल्ट्स हो तो इस कंडीशनिंग सर्किट की आउटपुट वोल्टेज 10 वोल्ट्स होनी चाहिए। तो इस लिहाज से ये दो इक्वेशंस बन गई। एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो वी नॉट यहां से एलिमिनेट हो जाएगा और एम की वैल्यू आ जाएगी। उस एम की वैल्यू को अगर इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो इसी तरह से वी नॉट की वैल्यू भी आ जाएगी। इस प्रोसेस को कहते हैं इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना। तो लिहाजा इस साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से जो m की वैल्यू आई वो 3.125 आई और जो v नॉट की वैल्यू हासिल हुई वो 3.75। तो ये हमारी इक्वेशन बनी 3.125 और 3.75 स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद। तो यहां से अगर अपनी आसानी के लिए 3.125 को कॉमन ले लिया जाए तो ब्रैकेट में वी इन प्लस 1.2 बचता है। उसके अलावा अपनी आसानी के लिए अगर हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर से इस रिलेशनशिप को अचीव करना चाहें तो इस इक्वेशन को कुछ यूं मॉडिफाई किया जा सकता है कि 1.2 जो कि यहां पर कांस्टेंट वोल्ट्स बनेंगे वो नेगेटिव में ले लिया जाए और वी इन में से इस नेगेटिव वोल्टेज को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए जो कि अल्टीमेटली एड अप हो जाएगी। तो ये इक्वेशन आप देख सकते हैं कि एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर की इक्वेशन के साथ मैच करती है जिसमें R2/R1 यानी कि गेन 3.125 के बराबर है और यहां पर वी इन उस इनपुट के बराबर है जो कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर प्रोवाइड की जाती है और नेगेटिव 1.2 वो इनपुट है जो कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर के इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर प्रोवाइड की जाती है। तो इस मालूम की गई इक्वेशन से यह देखा जा सकता है कि R2/R1 जो कि गेन को रिप्रेजेंट कर रहा है 3.125 के बराबर। R1 की वैल्यू अगर 10 किलो ओम्स रख ली जाए तो R2 31.25 किलो ओम्स बनता है। कांस्टेंट वोल्टेज नेगेटिव 1.2 वोल्ट्स किसी भी डिवाइडर सर्किट को इस्तेमाल करते हुए इस कंडीशनिंग सर्किट को प्रोवाइड किया जा सकता है। इस सर्किट में देखा जा सकता है कि एक नेगेटिव 15 वोल्ट्स का सिग्नल एक डिवाइडर सर्किट को प्रोवाइड किया जा रहा है। इस डिवाइडर सर्किट की R1 वाली जगह पर 1150 ओम्स का रेजिस्टर लगा हुआ है और R2 वाली जगह पर 100 ओम्स का रेजिस्टर लगा हुआ है। इस सर्किट के आउटपुट के ऊपर अगर एक वोल्ट मीटर लगा दिया जाए और इस सर्किट को अगर पावर अप कर दिया जाए और साथ में 100 ओम्स के पोटेंशियोमीटर को फ्रॉम 0 एंड ऑनवर्ड्स बढ़ाया जाए और इतना बढ़ाया जाए हत्ता कि इसकी आउटपुट के ऊपर नेगेटिव 1.2 वोल्ट्स अपीयर हो जाए, वहां पर इसको रोक देना। नेगेटिव 1.2 वोल्ट्स डिफरेंशियल एम्पलीफायर की
इन्वर्टिंग इनपुट के ऊपर थ्रू 10 किलो ओम रेजिस्टेंस R1 प्रोवाइड किया जाएगा। एक रेजिस्टर हमने फीडबैक में लगा दिया R2, जिसकी वैल्यू हमने निकाली 31.25 किलो ओम्स। अब इस सर्किट के दूसरे हिस्से की तरफ आ जाते हैं, जिसमें वो वाला सिग्नल है 4 to 20 मिली एम्प्स का, जिसको एक रिक्वायर्ड वोल्टेज रेंज में कन्वर्ट करने की जरूरत है। तो ये I उस सर्किट को प्रोवाइड किया गया जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाया था, जिसमें एक रेजिस्टेंस एंटर होने वाले करंट के साथ लगा दी गई थी। अब इस सर्किट की आउटपुट के ऊपर एक वोल्टेज फॉलोअर लगा दिया गया। इस वोल्टेज फॉलोअर की आउटपुट थ्रू रेजिस्टर R1 जो कि 10 किलो ओम्स हमने निकाली, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर अटैच कर दी और साथ में एक पुल डाउन रेजिस्टर R2 मालूम किया 31.25 किलो ओम्स। एक 4 बिट डिजिटल वर्ड को एक 2 ओम्स के रेजिस्टिव हीटर की आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे जैसे हीटर की इनपुट वोल्टेज 0 से 24 वोल्ट्स के दरमियान बदलती है, वैसे वैसे इस हीटर की हीट में चेंज आता है। तो कहा जाता है कि एक 10 वोल्ट्स वी रेफरेंस के साथ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर लगाया जाए, ताकि इस 4 बिट के डिजिटल वर्ड को एनालॉग वोल्टेज की फॉर्म में लाया जा सके और उसके बाद इस वोल्टेज को मजीद एम्पलीफाई करके 0 to 24 वोल्ट्स में कन्वर्ट किया जा सके। तो कहा जाता है कि मिनिमम टू मैक्सिमम हीट डिसिपेशन बताएं और साथ में चेंज इन पावर डिसिपेशन बताएं जैसे जैसे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट चेंजेस वाकया होते हैं। तो सबसे पहले इस बात की जरूरत है कि 4 बिट डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर की 10 वोल्ट्स वी रेफरेंस के एतबार से मिनिमम और मैक्सिमम आउटपुट हासिल कर ली जाए। तो वो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के फॉर्मूलाज को लगाते हुए 0 वोल्ट निकाली जा सकती है जब इनपुट बिट सीक्वेंस ऑल जीरोज हो, यानी कि 0000, और उसके अलावा 9.375 वोल्ट्स हो जब इनपुट सीक्वेंस ऑल वंस हो, यानी कि 1111। इसका मतलब यह हुआ कि जो वोल्टेज रेंज डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर की आउटपुट पे हासिल की जा सकती है वो 0 से 9.375 वोल्ट्स है, जबकि डेल्टा वी आउट जो कन्वर्जन रेजोल्यूशन है वो वी रेफरेंस डिवाइड बाय 2 to the power n, यानी कि 10 डिवाइड बाय 2 to the power 4 0.625 बनती है। ये याद रहे कि ये वो वोल्टेज है जो कि कम से कम वोल्टेज होती है इस डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर से पॉसिबली जो हासिल की जा सकती है। उसके अलावा किसी भी 2 कंसेक्यूटिव वोल्टेजेस जो कि डीएसी की आउटपुट पे हासिल की जा सकती हैं, उनके दरमियान का डिफरेंस भी डेल्टा वी आउट होता है। तो चूंकि डीएसी की आउटपुट अब 0 से 9.375 वोल्ट्स है, इसको 0 से 24 वोल्ट्स में कन्वर्ट करने की जरूरत है। उस सूरत हाल में एक ऐसा एम्पलीफायर लगाया जाएगा जिसका गेन 24 डिवाइड बाय 9.375 होगा, यानी कि 2.56 होना चाहिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि जैसे डेल्टा वी आउट डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर की आउटपुट के ऊपर 0.625 ऑब्जर्व किया जाएगा, अब ये डेल्टा वी आउट यानी कि ये डिफरेंस एम्पलीफाई होकर अब 1.6 वोल्ट्स बन जाएगा, यानी कि अब जो मिनिमम पॉसिबल
नॉन जीरो वोल्टेज हीटर को प्रोवाइड की जा सकती है वो 1.6 वोल्ट है, और जो दो पॉसिबल कंसेक्यूटिव वोल्टेजेस हीटर को प्रोवाइड की जा सकती हैं उनके दरमियान का डिफरेंस भी 1.6 वोल्ट होगा। तो पावर डिसिपेशन इन फॉर्म ऑफ हीट पावर के फॉर्मूला से हासिल की जा सकती है, यानी V स्क्वायर ओवर R। अगर हीटर की इनपुट वोल्टेज 0 होगी तो डेफिनेटली उसके ऊपर डिसिपेट होने वाली पावर भी 0 वॉट्स होगी। और इसी तरह से जब हीटर की इनपुट मैक्सिमम होगी यानी कि 24 वोल्ट्स होगी तो उसके ऊपर ड्रॉप होने वाली पावर या डिसिपेट होने वाली पावर भी मैक्सिमम होगी, जो कि इस फॉर्मूले के मुताबिक 288 वॉट्स बनती है। यानी कि न्यूमरेटर में अगर वोल्टेज के स्क्वायर को यानी 24 वोल्ट्स के स्क्वायर को रखा जाए और डिनोमिनेटर में अगर हीटर की रेजिस्टेंस यानी कि 2 ओम्स को रखा जाए। तो जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि डेल्टा वी आउट वो वैल्यू है जो कि डिफरेंस हो सकता है बिटवीन एनी टू पॉसिबल कंसेक्यूटिव आउटपुट वोल्टेजेस ऑफ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर से निकलने वाली एक सर्टेन वोल्टेज वी आउट है तो उससे जो नेक्स्ट पॉसिबल स्मॉलर वैल्यू होगी आउटपुट वोल्टेज की वो वी आउट से डेल्टा वी आउट के फैक्टर के हिसाब से कम होनी चाहिए। यानी कि ये आउटपुट डेल्टा वी आउट में से माइनस करने के बाद हासिल की जा सकती है। तो ये वी आउट एम्पलीफाई होने के बाद V बन जाती है। तो इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि डेल्टा वी आउट एम्पलीफाई होने के बाद डेल्टा V बन जाता है, जो कि हमने कैलकुलेट किया गेन के साथ 0.625 को मल्टीप्लाई करने के बाद 1.6 वोल्ट्स। उसके अलावा जो V से पहले वाली वैल्यू है पॉसिबल स्मॉलर वैल्यू वो V माइनस डेल्टा V बनी। तो पावर डिसिपेशन फॉर्मूला के मुताबिक अगर किसी गिवन वोल्टेज V के ऊपर पावर डिसिपेशन निकाली जाए तो वो V स्क्वायर ओवर R बनेगी। और इसी तरह से अगर उससे पिछली पॉसिबल वोल्टेज के ऊपर यही पावर डिसिपेशन निकाली जाए तो ये पावर डिसिपेशन P इक्वल्स V माइनस डेल्टा V का होल स्क्वायर, जो कि वोल्टेज है उस पिछले लेवल की डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर। इस स्क्वायर की वजह से यह देखा जा सकता है कि यहां पर V और P के दरमियान एक स्ट्रेट लाइन या लीनियर रिलेशनशिप मौजूद नहीं है, बल्कि पावर वोल्टेज के स्क्वायर के एतबार से बढ़ रही है। यानी जितना रेट ऑफ चेंज वोल्टेज का होगा पावर का रेट ऑफ चेंज उससे ज्यादा होगा। इस कर्व की मदद से यह देखा जा सकता है कि जैसे जैसे वोल्टेज ड्रॉप बढ़ रहा है वैसे वैसे रेट ऑफ चेंज इन पावर डिसिपेशन भी बढ़ रहा है। यानी कि पावर डिसिपेशन जिस हिसाब से चेंज हो रही है वो रेट ऑफ चेंज भी वोल्टेज बढ़ने के साथ साथ बढ़ रहा है। इस चेंज को कुछ यूं डिराइव किया जा सकता है कि एक पावर डिसिपेशन जो कि सर्टेन वोल्टेज V के ऊपर हो रही थी, उस पावर डिसिपेशन में से उसके पिछले लेवल के ऊपर जो पावर डिसिपेशन हो रही थी यानी V माइनस डेल्टा V के ऊपर,
उसको माइनस कर दिया जाए। तो चेंज इन पावर डिसिपेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव वैल्यूज ऑफ वोल्टेजेस हमें मिल जाएंगी। इस सूरत हाल में डेल्टा वी की जगह पर अगर 1.6 वोल्ट सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो ये इक्वेशन कुछ यूं बन जाती है। तो जब फर्स्ट बिट चेंज आएगा इस सिस्टम में, यानी कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर की इनपुट के ऊपर, जब बिट सीक्वेंस 0000 से 0001 हो जाएगा तो इसकी आउटपुट 0 वोल्ट से 0.625 वोल्ट हो जाएगी। एम्पलीफाई होने के बाद ये 0 से 1.6 वोल्ट बनेगी। तो उस सूरत हाल में जो चेंज इन पावर डिसिपेशन आएगा वो 1.28 वॉट्स होगा अगर इस फॉर्मूले में V की जगह पर 1.6 सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए। इसी हिसाब से देखा जाए तो लास्ट बिट चेंज जब वाकया होगा, यानी कि 1110 से 1111 जब DAC की इनपुट हो जाएगी तो उस सूरत हाल में जो DAC की आउटपुट होगी वो 8.75 वोल्ट से 9.375 हो जाएगी। और एम्पलीफाई होने के बाद ये 9.375 24 वोल्ट्स बनती है। तो लिहाजा ये 24 वोल्ट्स अगर इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट किए जाएं तो इस लेवल चेंज के दौरान जो पावर डिसिपेशन में चेंज आया वो मिल जाएगा, जो कि 37.12 वॉट्स बनता है। तो आप देख सकते हैं कि लोअर वोल्टेज के ऊपर ये चेंज इन पावर डिसिपेशन कम है और हायर वोल्टेजेस के ऊपर ये चेंज इन पावर डिसिपेशन ज्यादा है। तो यही बात हमसे पूछी गई थी कि इस सारे मामले को एनालाइज करें कि चेंज इन पावर डिसिपेशन वोल्टेज के एतबार से किस तरह बदलता है। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इस सेशन से रिलेटेड आपके जहन में कोई सवाल जवाब है तो आप मुझसे ऑनलाइन सेशंस में पूछ सकते हैं या नीचे कमेंट्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।